आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो घटा था ईरान देश के एनवर प्रदेश में। एनवर ईरान के साउथ ईस्ट में बसा एक टाउन है जहां का टोटल पॉपुलेशन लगभग 1.3 मिलियन। मोना इस एनवर टाउन में ही रहती थी। उसकी जन्म हुआ था 2004 में। जब वो सिर्फ 12 साल की हुई तब उसकी शादी उसी की एक कज़न साजाद हिदारी के साथ फोर्सफुली करवा दी गई। हालांकि ईरान में लड़कियों की मैरिज के लिए लीगल एज 13 साल है, लेकिन स्पेशल केसेस में अगर माता पिता का परमिशन हो और लीगल परमिशन भी हो तो उससे भी कम उम्र में भी लड़कियों की शादी हो सकती है। मैंने शादी के समय साजाद का उम्र क्या था ये खोजने का बहुत कोशिश किया, लेकिन मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। शादी के कुछ ही दिनों बाद से ही साजाद मोना के ऊपर हाथ उठाने लगा था, इसलिए मोना काफ़ी बार डिवोर्स की मांग भी कर चुकी थी। इवन वो अपने मॉम डैड के पास भी गई थी हेल्प मांगने, लेकिन हर बार जब मोना ने अपने मॉम डैड से हेल्प मांगी थी तो उन्होंने मोना को किसी तरीके से बहला फुसला के फिर से साजाद के पास ही भेज दिया था। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही मोना प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन एक बच्चे होने के बाद भी साजाद मोना के ऊपर फिजिकली टॉर्चर करता था। मोना के पास एक छोटा बच्चा, एक जानवर सा पति और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने के कारण मोना हर समय बहुत ही प्रेशर में रहती थी। जब मोना 17 साल की हुई तो वो अली नाम के एक आदमी के साथ ऑनलाइन में चैट करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद अली और मोना बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब मोना ने अपनी सिचुएशन अली के सामने एक्सप्लेन किया, कैसे शादी के बाद से मोना के ऊपर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है और अब मोना को अपना सारा जीवन इसी नरक में जलना पड़ेगा। अली ने मोना को भागने का प्लान दिया और नवंबर 2021 में मोना ईरान से भाग के टर्की पहुंच गई। अब आपके स्क्रीन में जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो फोटो अली ने खींचा था। मोना लगभग 4 महीने तक टर्की में रही और इस समय मोना और सजाद की फैमिली मोना को ढूंढ निकालने की कोशिश कर रही थी। उन लोगों ने इंटरपोल की मदद ली। इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस जैसे है और फाइनली इंटरपोल की मदद से मोना को फैमिली को पता लग गया कि मोना ईरान से भाग के टर्की में गया है और अभी भी टर्की में ही है। फिर टर्की में जो ईरानियन एम्बेसी था उसके मदद से मोना की फैमिली मोना की एक्चुअल लोकेशन को ट्रैक करते हैं। फिर मोना के फादर उनके भाई को साथ लिए जो कि साजाद का भी पिता थे टर्की में पहुंचते। वो दोनों जब मोना से मिलते हैं तो वो दोनों मोना को एश्योर करते हैं कि अब कोई भी मोना के ऊपर फिजिकल टॉर्चर नहीं करेगा और मोना की जिम्मेदारी अब उन दोनों की है और किसी के लिए ना सही अपने बच्चे के लिए मोना ईरान लौट चले। फाइनली मोना कन्विंस हो जाती है और मोना अली को बोलती है कि मोना को विश्वास है कि वो दोनों उसकी बात रखेंगे और अली मोना के लिए टेंशन ना करे। मोना ईरान तो लौट आई थी, लेकिन वो साजाद से मिलने के लिए डर रही थी। तब मोना के अंकल और फादर ने मोना को प्रॉमिस किया कि वो पुलिस की मदद लेंगे ताकि साजाद मोना के ऊपर कुछ भी ना कर सके। दूसरी तरफ जब साजाद को पता चला कि मोना ईरान लौट आई है तो उसने अपने भाई हायदा की मदद से मोना को ढूंढ निकाला। ईरान पहुंचने के दूसरे दिन जब मोना एक प्राइवेट कार से पुलिस स्टेशन जा रही थी तो बीच रास्ते में साजाद और हायदा दोनों मिलकर मोना को गाड़ी को रोक दिया। फिर साजाद और हायदा ने मिलकर मोना को कार से घसीटते हुए निकाला और उन लोगों के घर में लेके गया। घर में पहुंचने के बाद उन दोनों ने मोना की दोनों हाथ को पीछे बांध दिया और साजाद एक चाकू उठा के मोना के गले पे तब तक वार करता गया जब तक मोना की सिर उसकी धड़ से कट के अलग ना हो गई। हायदा ने मोना की बॉडी को एक कारपेट में रोल किया और डिस्पोज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ
वो बोलने के पहले ही मेरा दिल दहल उठता है। सजाद ने एक हाथ में चाकू लिया और दूसरे हाथ में मोना की कटी हुई सिर लिया और फिर रोड में चलने लगा और चलते हुए जो भी उसके सामने आ रहा था सबको मोना की कटी हुई सिर उठा उठा कर दिखाने लगा। एक दरिंदे के सिवा ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकता। लोग ऐसा नज़ारा देख के दहल उठे थे और उन्होंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचा तब तक सजाद और हायदा वहां से भाग गया था। पुलिस ने जब सजाद के मॉम को पूछताछ करना शुरू किया तो सजाद के मॉम ने पुलिस को बताया कि बहुत बार सजाद ने मोना को जान से मारने की धमकी दिया था और इस मर्डर में भी पूरी जिम्मेदारी सजाद की ही है। सजाद जब मोना की कटी हुई सर लेके रास्ते में चल रहा था तो बहुत सारे लोग उसका वीडियो निकाल चुका था, तो पुलिस के पास बहुत ही ठोस सबूत था सजाद को अरेस्ट करने के लिए और कुछ ही समय के अंदर पुलिस ने सजाद और हायदा को अरेस्ट भी कर लिया। जनवरी 2023 में सजाद और हायदा दोनों को ही कोर्ट में डेथ पेनल्टी हुआ था। तब मोना के फादर ने कहा था कि वो किसी भी हाल में सजाद और हायदा को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन टाइम के साथ वो भी अपने बातों से मुकर गए। ट्रायल के समय सजाद ने कोर्ट को बताया कि मोना किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। ये बात उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और फिर अली ने कई बार मोना के साथ अपने फ़ोटो सजाद को भेजा, जिसके कारण सजाद अपने ऊपर से अपने कंट्रोल खो बैठा था। सजाद ने कोर्ट को और बताया कि वो ऑनर किलिंग किया था। ऑनर किलिंग का मतलब यह है कि फैमिली की किसी एक मेंबर को, स्पेशली किसी औरत या लड़की को मार डालना, जिसके वजह से फैमिली को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा था। ये थ्योरी मुझे हमेशा से बुलशिट ही लगा है। ट्रायल के समय मोना की फैमिली के पास ऑप्शन था किसास डिमांड करने के लिए। किसास असल में एन आई फॉर एन आई टाइप की थ्योरी है इस्लामिक लॉ के अनुसार। इसमें क्योंकि सजाद और हायदा मोना को मार डाला था तो अब मोना की फैमिली सजाद और हायदा को भी मार डाल सकता था, लेकिन सबको हैरान करते हुए मोना की फैमिली रिवेंज लेना तो दूर बल्कि सजाद और हायदा को माफ़ कर दिया था। मर्डर करने के लिए सजाद को सिर्फ 8 साल के लिए जेल हुआ था और मर्डर और बॉडी डिस्पोज करने में हेल्प करने के लिए हायदा को सिर्फ 45 मंथ्स के लिए जेल हुआ था। आज की केस को पूरा जानने के बाद मुझे तो ये भी शक होता है कि मोना क्या सच में उसके फादर की ही बेटी थी। मोना की मर्डर के लिए जितने ज़्यादा जिम्मेदार सजाद और हायदा थे, ठीक उतने ही जिम्मेदार मोना की फादर भी थे। आज की केस से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर किसी रिलेशन में रहने के लिए आपको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर्ड होना पड़े तो उस रिलेशन से निकल जाना ही बेहतर होता है और किसी भी हाल में उस रिलेशन में दोबारा नहीं लौटना चाहिए। तो आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी कैसा लगा वो कमेंट में बताइए। अगर स्टोरी टेलिंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक द डार्क वेब वन ओवर एंड आउट।